हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेट, जो 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है सेट। सो हम स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, फिर उसकी नोटेशन कैसी होती है, फिर सम एग्जांपल ऑफ द सेट, और उसके बाद कुछ टाइप्स आएंगे सेट की, कुछ टाइप है, पर्टिकुलर टाइप है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन उसके हम कार्डिनल नंबर देखेंगे, फिर सेट के सब सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होती है कि एक सेट का कोई दूसरी एलिमेंट और दूसरा सेट कब उसका सबसेट बनेगा। ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से। सो सेट जनरली क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ well defined objects। तो यहां पे हमने देखा सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे हम जब कलेक्शन की बात करेंगे तो बच्चे आप पूछ सकते हैं कि सर कलेक्शन क्या होती है, और ये वेल डिफाइंड, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है, फिर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमने तो मैथ में आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। यू आर करेक्ट, तो सही है। कलेक्शन में हम क्या बोलेंगे? क्लास। कलेक्शन क्या हो सकता है? क्लास ऑफ थिंग्स, राइट? इफ यू आर इन 11th क्लास राइट नाउ, सो ये 11th क्लास क्यों बोला गया? मींस कुछ एक जैसे सारे स्टूडेंट जो सेम स्टैंडर्ड में, जिनका लेवल सेम है, उनको इकट्ठा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक क्लास। तो कलेक्शन को क्या बोलेंगे? क्लास ऑफ थिंग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? ग्रुप ऑफ थिंग। ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब यहां पे यही है। वेल डिफाइंड का मतलब कि उस चीज को इस टाइप से डिफाइन किया गया हो कि हमें वहां पे कोई सस्पेंस ना हो। चलिए आते हैं इस पे भी, उससे पहले ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मींस उस सेट के मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स मींस उस सेट के मेंबर, या इसको हम बोल सकते हैं हम एलिमेंट्स। ओके, ये सेट में आने वाले मेंबर्स, एलिमेंट्स, या यू कैन से थिंग्स। ठीक है, उन सारी चीजों को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। इनको भी और अच्छे से डिटेल में देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन में और सेट की रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या रहता है। तो वेल डिफाइंड को हम बोलने वाले थे, तो वेल डिफाइंड को हमने बीच में क्यों छोड़ा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम और अच्छे से कर सकते हैं कि अगर हमें यह बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या वो आपके सेट में आएगा, मीन्स इट विल बिलोंग्स टू दैट सेट और नॉट, तो हमें कोई भी डाउट ना हो। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, हम सीधा कह सकते हैं श्योरली यस दैट इज इन, मींस वो सेट में आएगा, या दैट इज आउट, वो सेट में नहीं आएगा, कोई सस्पेंस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो इस वेल डिफाइंड थिंग को हम एक थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट कौन है? सर मैं तो आप सभी ही बोलेंगे सर मैं अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट हूं। वो बोल रहे हैं सर मैं मेरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट हूं, मैंने 10th में इतना स्कोर किया, मुझे ये अवार्ड मिला, मेरे पास इतनी ट्रॉफी है, मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा किया। ठीक है, तो अगर आप सभी स्टूडेंट से पूछा जाए तो सबकी राय में, सबकी नजर में ये जो कलेक्शन आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ये बात आ रही समझ में? अब आपसे ये कोई पूछा जाए कोई दूसरी क्लास के बारे में कि उन स्टूडेंट में सबसे बेस्ट कौन है उस क्लास में, तो आप 1 मिनट टाइम लगाओ सोचने में, यार उसको बेस्ट बताएं या ना बताएं, वो बेस्ट है या नहीं है। मींस आपके पास एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जो कलेक्शन बनेगी, ये कलेक्शन तो बन जाएगी कि आपने आईडी से बता दिया 4-5 स्टूडेंट ये बेस्ट है। ठीक है, आपके नोन थे, आपके जानकार थे, दोस्त थे, आपको उनको बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल दिया। दूसरे स्टूडेंट ने और कोई दूसरे डिफरेंट 4-5 स्टूडेंट्स को उस कैटेगरी में डाल दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन बन रही है ना, लेकिन बननी क्या चाहिए? यूनिक बननी चाहिए। तो अगर इसके ऊपर मैं क्राइटेरिया लगा दूं जिनकी 10th क्लास में 95% हु स्कोर 95% एंड अबव, ऐसे वो स्टूडेंट जिनके 10th स्टैंडर्ड में 95 एंड अबव से ऊपर का रिजल्ट रहा हो। अब ये क्लियर है, देखते ही स्टूडेंट कितने मार्क्स आए?
96, यस, बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में कितने मार्क्स आए? 94.99, या तो 95 से स्टार्ट हो रहा है। आप बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं हो, तो कोई एक कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करके हम उसको वेल डिफाइंड बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? दिस इज क्लियर। कलेक्शन मीन्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सॉरी, वेल डिफाइंड मीन्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो कोई मेंबर उसमें इन है या आउट है, वो वेल डिफाइन हो गया। कलेक्शन का मतलब समझा क्लास ऑफ थिंग और ग्रुप ऑफ थिंग, ऑब्जेक्ट्स को हमने समझा मेंबर्स, एलिमेंट एंड थिंग्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेट के अंदर। ये यहाँ पे मैथमेटिक्स की ब्यूटी दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही नहीं होगा, वोवेल्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स, या फिर क्रिकेट प्लेयर, बेस्ट एक्टर, जैसे हमने यहाँ पे बात की बेस्ट स्टूडेंट की। अब ये जो भी सेट बन रहा था ये उसके लिए किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स का। ये क्या सर? स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना दिया? जी हाँ, सेट में जो भी उसके मेंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे? उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ रिप्रेजेंटेशन। अगर आप 10th पास करके 11th में आए तो ये रिप्रेजेंटेशन आपके लिए कुछ नई हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक सिंबल आता है इस टाइप का, सेकंड है इस टाइप का, नेक्स्ट है, ठीक है। तो यहां पे दिस सिंबल रिप्रेजेंट belongs to, this symbol represent does not belongs to, this symbol represent for all, this symbol represent there exist। ये कुछ सिंबल है जो हम इस सेट के बारे में पढ़ते हुए इनको यूज करेंगे। यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है, बता रहा है बिलोंग्स टू, हम बार बार इसका यूज करेंगे। कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस बिलोंग्स टू के सिंबल पे एक हमने कट लगा दिया, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे वी के ऊपर एक कट लगा दिया, ये हो गया फॉर ऑल, और दिस इज देयर एग्जिस्ट। ये 4 सिंबल्स आपको लर्न करने हैं। अब देखते हैं, सेट की बात हो रही है तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेट को हम क्या करेंगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट के एलिमेंट्स को, किसको? सेट के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से और स्मॉल अल्फाबेट से। ये बात आ रही समझ में? फिर किसी भी सेट को यहाँ पे 2 टाइप्स आएंगे उनको नोटेशन रिप्रेजेंट करने की, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। वहां पे भी आएंगे। तो वहां एक जो रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है, वहां पे जो सेट का एक सिंबल दिखेगा कि ये इस ब्रैकेट के अंदर उस सेट को लिखा जाएगा। इसके अंदर इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, जैसे ए बी 1 इज इक्वल्स टू ए। तो ये कोई सेट था, तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल लेटर से। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल लेटर से। और इनके ऊपर यहाँ क्या लगा हमें? कोमा से, ये सेपरेट हो रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है, और इनको फिर ब्रैकेट्स के बीच में हमने डिनोट किया। तो ये ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट लग गया मींस वो क्या हो गया? सेट हो गया, ठीक है। तो अभी जो हमने सेट की डेफिनेशन देखी तो वहां पे एक चीज आई थी कलेक्शन, ठीक है, और फिर हम पढ़ रहे हैं सेट। दोनों चीजें बहुत सिमिलर है। कलेक्शन में भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट होगा, सेट में भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो कोई कलेक्शन अगर वेल डिफाइन हो जाती है तो वो सेट बनेगा। कोई कलेक्शन क्या हो जाती है? वेल डिफाइन, तो वो सेट बनेगा। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। हर एक कलेक्शन सेट नहीं होती, बट एवरी सेट इज ए कलेक्शन। हर एक सेट क्या होता है? कलेक्शन बनाता है। दिस इज क्लियर। तो चलिए आगे स्टूडेंट, अभी देखते हैं हम सेट की रिप्रेजेंटेशन और मींस सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट। इसके अभी मैंने बताया 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म।
सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो फॉर्म है किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने की। तो यहाँ पे बच्चों आपका ध्यान यहाँ पे जा रहा है सेट बिल्डर। ये वो बॉडी बिल्डर नहीं है कि जैसे बोलते हैं राम राम सर है, ये एक सेट की रिप्रेजेंटेशन है, हाउ टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब ए सेट। तो फर्स्ट पे आते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे टेबुलर से आपको एक आइडिया आ रहा होगा, टेबल मीन्स, टेबल्स में क्या होता है, हमारे हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट लिखे हुए होते हैं, उसी को हम टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कोई एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ये रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअली यहाँ पे क्या होंगे, मेंशन होंगे, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए होंगे इंडिविजुअली। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। इसमें लिखेंगे सेट ए इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे भी कंपल्सरी, यहाँ पे भी कंपल्सरी। यहाँ पे हम वेरिएबल्स, एक जो x या y कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं उसकी हेल्प से, इसका मतलब यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा x, इस सेट के अंदर एक x एलिमेंट आएगा, फिर यहाँ पे कोलन आते हैं, कोलन का मीन्स हम इसको रीड करेंगे सच दैट, इसको रीड करेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है यूनोल। एंड दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये दोनों सेट सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे क्या बता रहा है, a एक सेट है, इसमें x आएगा सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 से छोटा या उससे इक्वल होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी ये लिखा, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 के इक्वल भी हैं, 1 से बड़े भी हैं, और 5 के इक्वल 5 से छोटे भी हैं, दोनों सेम सेट है। लेकिन ये इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया हमने, हर एक एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट किया, तो वो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होगी। अगर उसको एक स्टेटमेंट, इसको ये क्या है हमारे पास, ये उस सेट के एलिमेंट्स के बारे में एक स्टेटमेंट है, या फिर हम इसको क्या बता सकते हैं, करेक्टरिस्टिक। ये क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट और इक्वेशन होगी, ये इसके एलिमेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बता रही है। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म होती है सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब यहाँ पे जो हमने सिंबल सीखे थे उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 1 है, एक एलिमेंट है, ये कहाँ का, कौन से सेट का एलिमेंट है। अब हम ऐसी जनरली ऐसी आगे बातें करेंगे कि एलिमेंट है कौन से सेट का है, किस सेट का नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, एक एलिमेंट है किसका, A का, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 बिलोंग्स टू A, एज ए 4 बिलोंग्स टू A एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 6 तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये हमने सिंबल्स यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस की है, जो भी सिंबल्स थे। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। सो सबसे पहले आता है हमारे पास एम्प्टी सेट, और वी कैन से नल सेट, और वी कैन से वॉइड सेट। तो जैसे नाम से पता चला, एम्प्टी खाली, कुछ नहीं होगा, नल कुछ नहीं होगा, वॉइड मींस खाली। तो ये एक सेम सेट के नाम है, एम्प्टी, नल या वॉइड। और इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लगाएंगे, 2 ब्रैकेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम नहीं रखेंगे। ये क्या होगी, एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन होगी। दिस इज क्लियर? यस, यू आर राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 को लेते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से ब्रैकेट का मतलब सेट बन गया, इन ब्रैकेट का मतलब इनके अंदर जो है वो उसका क्या होगा, सेट का एलिमेंट। इनके अंदर आपने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, मींस एक एलिमेंट डाल दिया। तो ये सेट एम्प्टी नहीं है, ये क्या है, जिसके अंदर एक एलिमेंट है, और ऐसे सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट।
सिंगलटन मीन्स जैसे नाम से पता कर रहे हो एक सिंगल एलिमेंट हो, इसके अंदर क्या होगा, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सारे सेट जिनमें एक ही एलिमेंट हो सिंगल सेट, जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी, एक इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में इस रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ब्रैकेट अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अंदर कुछ भी लिख दिया वो एम्प्टी या वॉइड या नल सेट नहीं रहेगा। करेक्ट, सिंगलटन। अब देखो इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे मैं एक सेट लिख रहा हूं, इस सेट A इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। रुको अब बोलोगे सर आपने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो इक्वेशन या पॉलिनोमियल होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं? यस, ठीक है। तो हम इसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म की स्टार्टिंग कैसे होती है, सही पकड़े कि हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे कौन एलिमेंट आ रहा है, x, इस सेट में कौन आएगा, x, सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। r मीन्स रियल नंबर। अच्छा, ओके। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता आर एन क्या होता है। चलो आप पढ़ते आ रहे हो, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब हमने इनको एक रिप्रेजेंट किया। 7th 8th क्लास में भी आपने इनकी रिप्रेजेंट देखी है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि यहाँ पे हम सेट एन जब भी लिखेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स के सेट को। जब भी हम लिखेंगे W, ये रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर्स के सेट को। जब भी हम लिखेंगे Z और I, ये रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर्स के सेट को। जब भी हम लिखेंगे Q, ये रिप्रेजेंट करेगा रेशनल नंबर्स के सेट को। जब भी हम लिखेंगे R, ये रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर के सेट को। जब भी हम लिखेंगे Z+, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स को, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स को। ऐसे ही अगर हमने लिखा Q+, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को। जब भी हम लिखेंगे R+, वो रिप्रेजेंट करेगा रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स को। तो ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास अल्फाबेट है इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा x बिलोंग्स टू R, मींस ये x क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ऐसे x, इस सेट के अंदर ऐसे x आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई। लेट्स सी हाउ मेनी एलिमेंट्स सेटिस्फाई दिस। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। तो हमारे पास ऐसे दो x आ गए, √2 एंड माइनस √2, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और दोनों के दोनों कहां बिलोंग करेंगे, √2 बिलोंग्स टू R, ये भी रियल नंबर है, माइनस √2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो इन जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे गिवन होंगी सबको सेटिस्फाई करेंगे वो एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो A के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट आ गए, ओके। तो अब क्या बोलेंगे A को हम, एम्प्टी और सिंगलटन? यस, ना 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 सर, यहाँ पे तो दो एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी में तो एक भी नहीं होता, सिंगलटन में सिर्फ एक होता है। यहाँ तो एक से ज्यादा हो गए, कहानी पलट गई। यस बेटा, जब एक से ज्यादा, जब किसी भी सेट में कोई भी सेट एम्प्टी हो, उसमें एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा हो या इतने एलिमेंट हो जिनको हम क्या कर सके, काउंट कर सके विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर, उन सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो आएंगे फाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में। तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं है, क्या हम काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ही नहीं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, एक, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, दो, काउंट कर सकते हैं। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, फाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में। जो हम काउंट नहीं कर पाएंगे वो आएंगे इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में। ऐसे सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिनको हम काउंट ना कर सके विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसके कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास कोई भी सेट है
इसमें क्या आएगा, x such that x is greater than 5 and x is less than 2 and x belongs to नेचुरल नंबर। ये एक सेट है। अब बताओ कौन से कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। सर यहाँ पे ऐसे x आएंगे जो 5 से बड़े हैं, 2 से छोटे हैं, और जो नेचुरल नंबर भी हैं। 5 से बड़े, 2 से छोटे, ऐसा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आएगा, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मीन्स A is what? This is empty set और this is 5। I hope this is clear? Okay student, अब आप बोलोगे सर आपने बात की फाइनाइट सेट की जिसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर सके, इनफाइनाइट की जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। देन आप पूछोगे सर क्या इनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी कोई स्पेशल नेम देते हैं क्या? वो हमसे सिर्फ सीधा ही पूछेगा टेल द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, क्या इसका कुछ स्पेसिफिक नेम है? यस, इसका एक स्पेसिफिक नेम है कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट को एक कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब बार बार ये ना पूछ के हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इट विल आस्क टेल द कार्डिनल नंबर। और लेट जस्ट सपोज A इज एनी फाइनाइट सेट। तो यहां पे एक कंडीशन है कार्डिनल नंबर की, ये हम सिर्फ जैसे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो काउंट कर पाएंगे वही बता पाएंगे, इसलिए वो सेट क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो A इज एनी फाइनाइट सेट इफ इट इज रिटन एनीवेयर। ये अगर कहीं पे भी लिखा हो n ऑफ A, दिस मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3। सो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिस इज क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कार्डिनल नंबर का दूसरा नाम भी है। सर ये क्या? एक नाम तो याद भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। कार्डिनल नंबर को और क्या बोल सकते हैं हम? ऑर्डर ऑफ सेट। तो वो हमसे ये ना पूछ के कितने एलिमेंट है इस सेट में, वो हमसे ये ना पूछ के कार्डिनल नंबर बताओ, वो हमसे ये भी पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ द सेट क्या है। तो ये तीनों चीजें सेम ही है। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। X is any natural number less than 100। पहले चेक करो क्या ये सेट है? यस, ब्रैकेट है, x लिखा हुआ है, सच दैट एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या बता रहे? x is any natural number which is less than 100। 100 से लेस देन सारे नेचुरल नंबर। ओहो, इतने सारे। सो यहाँ पे क्या होगा? a is equals to, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ये कौन सी फॉर्म है? किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले रोस्टर फॉर्म में, तो कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा। 1 नेचुरल नंबर है, क्या वो 100 से लेस देन होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 एंड सो ऑन, कहां तक? 99। सर 100 का गया? ओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लेस देन, नॉट इक्वल्स टू। हमें क्या बताना है? सिर्फ लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 अप टू 99 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। तो क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 4। ओ, कितने हो जाएंगे फिर ऐसे? 99। कार्डिनल नंबर क्या हो गया इस सेट का? 99 हो गया। क्लियर है? मजा आ रहा है क्लास में? यस, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो। क्या सेम हो? यस, कार्डिनल नंबर। इफ वी आर हैविंग टू सेट A and B, they will be equal if their cardinal number is equal। क्या? They will be equivalent if their order is same। yes right, order या कार्डिनल नंबर कोई भी इक्वल हो। क्या? उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इक्वल। यस करेक्ट। नाउ इक्वल सेट, इफ वी आर हैविंग C and D, टू सेट्स, तो इक्वल कब होंगे? यहां पे पहली कंडीशन, उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए।
ये क्या सर, ये तो आपने यहाँ पे बताया कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। यस, तो इक्वल होने के लिए कार्डिनल नंबर सेम मींस पहले वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट सेट होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट सेट होने चाहिए, करेक्ट। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C आर इन सेट D। सारे C के एलिमेंट का होना चाहिए D के अंदर होने चाहिए, या फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट D आर इन C। सर ये क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, सीधा सीधा बोल देना कि C में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट कहां पे है, D में भी है। मींस दोनों के अंदर एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। जैसे कि A हम यहां पे मानते हैं 1 2, B क्या माना हमने, AB। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कार्डिनल नंबर कितना हो गया 2, B का कार्डिनल नंबर भी 2, दोनों इक्वल है, मींस क्या हो गए, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्या ये इक्वल है, इक्वल होने के लिए कार्डिनल नंबर सेम, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। सेकंड क्या है कि C और D में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, मींस दोनों सेट में एलिमेंट्स भी सेम। सर यहाँ पे 1 है, यहाँ तो 1 है ही नहीं। अच्छा सर यहाँ A है, यहाँ तो है ही नहीं, मींस एलिमेंट सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट A B C D E। ये 5 सेट आपके पास सामने लिखे हुए हैं, इनमें हमें पेयर निकालना है, कौन से सेट इक्वल हैं या नहीं है। नहीं वाला छोटा, आप ऐसा निकालो कौन से सेट यहाँ पे क्या है, इक्वल है। वीडियो को पॉज करो और ये फाइंड आउट करो। चलो स्टार्ट करते। एक सेट है, सीधा सीधा लिखा हुआ, इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। ओके, 0 देख के मत बोलना सर ये एम्प्टी नल या वॉइड सेट है, 0 भी यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है। सो दिस इज सिंगलटन सेट। B में x है such that x is greater than 15, ओके, एंड x is less than 5। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं सर हमारे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो मींस B क्या सेट लिखा हुआ है 5। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो, कंफ्यूज कर रहा है। तो 5 says x such that x minus 5 equals to 0। ओह, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, x minus 5 equals to 0 means x is equals to 5। इट मींस इस सेट के अंदर कौन आएगा, सिर्फ 5 आएगा। एक ऐसा नंबर है सिर्फ 5 ही है जो इसको सेटिस्फाई करे, करेक्ट। तो ये सिंगलटन सेट हो गया। D x such that x square equals to 25, ऐसे x जो इसको सेटिस्फाई करे, कौन से x हैं, 5 एंड -5, ठीक है। 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ गए। E है x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो इसमें आपको थोड़े हाथ काले करने पड़ेंगे इसके रूट निकालने के लिए। तो इसके रूट्स होंगे -3 एंड 5। ओके सर यहां तो लिखा है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, मींस रूट क्या होने चाहिए, इंटीग्रल्स मींस इंटीजर होने चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो चल हट 3 को हटा देते हैं यहां से। तो इस सेट में कौन है, 5 है। अब चेक करो यहाँ पे इक्वल कौन है, यहाँ 0 0 और कहीं पे भी नहीं है, ये 5 है, 5 कोई दूसरा एम्प्टी सेट भी नहीं है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे -5 है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा का कोई काम नहीं, सेम होने चाहिए, इक्वल एंड सेम। तो यहाँ पे इक्वल एंड इक्वल सेट होंगे C एंड E। ये हमारे पास इक्वल सेट का एक पेयर मिला है। क्लियर।